तो सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। चलिए हम लोग करते हैं पढ़ाई। और किस चीज की पढ़ाई करते हैं तो मेरे दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा, बचत और साख। क्या पढ़ने वाले हैं? मुद्रा, बचत और साख। ठीक है। तो जो भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th के होंगे, अगर वो बुक को पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स का, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। मेरा ये कतई नहीं कहना है कि सारे लोगों को ये नहीं पता होगा इकोनॉमिक्स, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी जरूर होंगे मेरे भाई, जरूर होंगे जिसे इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र में थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, और वो नॉर्मल सी बातें होती हैं, ऐसा होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा, बचत और साख। तो पूरी जो वीडियो होगी, पूरा जो क्लास होगा मेरे भाई, वो बात होगी किस पे? तो मुद्रा पे बात होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक सही जानकारी और अच्छे ढंग से और सरल ढंग से दे दिया जाए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मुद्रा पर कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा को लेकर के बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन उसमें से कई खास हैं तो कई बकवास है। ऐसा कहना जरूरी है, क्योंकि एक अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। भाई इसमें क्या क्लियर हुआ? तो ऐसे ही ऐसे कुछ कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ अच्छे नहीं है। कुछ एक लाइन का परिभाषा है तो उससे क्या ही पता चल जाएगा। तो मुद्रा का जो बहुत प्यारी परिभाषा है, हमने लिख रखा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। अगर इकोनॉमिक्स की बात हो और वहां मुद्रा की बात हो, तो मुद्रा वो चीज है जिसके पूरे आसपास चक्कर लगाती है आर्थिक क्रिया। अब सबको पता होगा कि आर्थिक क्रिया वो होता है जिससे हम लोगों को रुपया पैसा मिलता है। तो नॉर्मल भाषा में हम मुद्रा को रुपया पैसा ही कहेंगे, और जो भी काम करता है उसको रुपया पैसा ही चाहिए जीवन जीने के लिए। तो हम कहते हैं कि अगर जीवन से या अर्थशास्त्र से इस रुपया शब्द को, इस मुद्रा को हटा दिया जाए तो मेरे भाई बचेगा क्या? जैसे किसी शरीर से उसके जो है रक्त को हटा दिया जाए, उसके जो रक्त प्रवाह को रोक दिया जाए, तो उसकी जीवन खतरा में चली जा सकती है। उसी तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर हम मुद्रा की और परिभाषा की बात करें तो एक अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर मुद्रा को आप हृदय नहीं कह सकते, मुद्रा को आप हृदय नहीं कह सकते, तो आप ये कतई मना भी नहीं करेंगे कि मुद्रा रक्त प्रवाह नहीं है। तो सबको पता होगा मेरे भाई कि मेरे सभी लोगों के शरीर में ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड बहता है, रक्त चलता है। तो अगर ये नहीं चलेगा तो आदमी मर ना जाएगा, और जब आदमी मर जाएगा तो भाई मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है रक्त का चलन। उसी तरीके से आर्थिक क्रियाएं चरमरा जाएंगी, अर्थव्यवस्था का हालत खराब हो जाएगा अगर हम मुद्रा को हटा दें। चलिए तो अब आगे आते हैं विनिमय पर। विनिमय क्या होता है मेरे भाई? विनिमय होता है चेंज। कोई चीज हमने दिया और कोई चीज हमने प्राप्त किया, इसी को हम लोग कहते हैं विनिमय। अब ये विनिमय कैसा, किस तरीके का हो सकता है, कितने हो सकते हैं? तो ये हमारा हो सकता है दो हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? पहला हो सकता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि आप वस्तु दिए और वस्तु प्राप्त किए। जैसे हमें चाहिए बकरी और हमारे पास है गाय, तो हमने गाय को दे दिया और हमें बकरी मिल गया। या हमें चाहिए अनाज और हमको है बकरी, तो क्या करेंगे? कहेंगे रे बबुआ ले तू बकरी और हमको दे दे अनाज। तो वहां पर अनाज से क्या ले? अनाज दे दी, मतलब अनाज मिल गया किससे? बकरी से। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वस्तु दे करके वस्तु प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे विनिमय को हम लोग क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। अगला आता है मौद्रिक प्रणाली। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां होने लगी। अब जैसे हम लोगों को लंबा समय तक रखना है, कोई फल है उसको लंबा समय तक रख सकते हैं क्या 20 साल 30 साल आप रख पाएंगे? लेकिन आपके पास पैसा रहेगा तो बैंक में दे करके उसको रखेंगे भी और उसका ब्याजो आपको मिलेगा। तो वो चीजें पहले के समय में दिक्कत होने लगी, वो जो वस्तु प्रणाली थी। तो क्या कहेंगे भैया जी, जो वस्तु प्रणाली थी उसमें दिक्कत आने लगी, तो हम लोगों ने एक और जो है ढूंढ निकाला रास्ता, और वो था मुद्रा का।
अब क्या होता है कि वस्तु को बेच करके हम लोग रुपया पैसा लेते हैं, जो मुद्रा हो जाता है। मुद्रा लेकर के फिर हमारे पास जो मुद्रा आ जाता है, उस मुद्रा से कोई वस्तु खरीद लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मौद्रिक प्रणाली होगा कैसे होगा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं या आप सेवा ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ना होगा किसी टीचर के पास, तो आप पेमेंट करेंगे, क्या उससे वस्तु ले रहे हैं या सेवा ले रहे हैं। आप बैंक में जाकर के वस्तु ले रहे हैं या सेवा ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ बस पे जब चढ़ते हैं तो आप पैसा देते हैं भाड़ा के रूप में, और फिर आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आप वहां भी बस तो थोड़ा ले लेते हैं, बस पे बैठ के आराम से जाते हैं, सेवा लेते हैं। ठीक है, तो आप सेवा लेते हैं, दो चीज, एक वस्तु लेते हैं, दूसरा आप लोग सेवा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसमें कौन कौन सी कठिनाई आ गई, जो आगे विकास हमें करने की जरूरत पड़ी। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला आया आवश्यकता के अनुसार दोहरे संयोग। मतलब भैया क्या कि जो हमें चाहिए वो सामने वाला को है भी कि नहीं है। आज बताइए, आपके पास रुपया है तो आप मन चाहे चीज खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। दुकान जाते हैं, कहते हैं हमको ये चाहिए, आप रुपया देते हैं, मिल जाता है आपको। आप कोई चीज जानवर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको जानवर मिल जाता है। यहाँ पे किताब खरीदना चाहते हैं तो किताब मिल जाता है। उस समय दिक्कत होती थी। मान लीजिए हमको बकरी है और खरीदना हाथी है, और सामने वाला को कह रहे हाथी है, साला वो चूहा दिखा रहा है, मतलब उसको हाथी नहीं है, ऐसा मान लीजिए कि उसको हाथी नहीं है, उस बेचारे को कुछ और है, और उसको मतलब सामने वाले को कुछ और है। एक कहानी आपको सुनाते हैं, हम अपनी एक ऐसी कहानी बना रखे हैं जिससे आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कोई मदन लाल है भैया, मदन लाल, अरे भाई तुम चलो भी, मदन लाल है, और मदन लाल को क्या चाहिए, सोने की बाली चाहिए। भैया किसको देगा वो आप अपना देख लीजिएगा। मदन लाल को सोने की बाली चाहिए, और ये मदन लाल है, एक आदमी है जो उसका नाम है सोनू, और सोनू को कहता रे बबुआ ऐसा करो ना, हमको सोना का चाहिए यहाँ पर बाली। अब वो सोनुआ कह रहा है तो हम तो वही ढूंढ रहे हैं, हमारा कहाँ है महाराज, तो हमरा से मांग रहे हैं। तो इसके पास मान लीजिए चावल है, इसके पास क्या है, चावल है, इसके पास क्या है, चावल। सोना इसको चाहिए, दे रहा है चावल। बताइए दिक्कत है कि नहीं है। अब ये जो चावल है, अब एक दूसरा कोई आदमी है, मान लीजिए बी से कोई आदमी है, मान लीजिए ए से कोई आदमी है, उसके बाद बी से कोई आदमी है। हालांकि हमने सोनू बोला, ऐसा कर लीजिए एस से रख दीजिए। ठीक है, एस कोई आदमी है, फिर कोई क्या है, बी आदमी है यहाँ पे। तो इसको सोना चाहिए, बी के पास गया, उसके पास चावल है। भैया कहा कि हम नहीं दे सकते। अब बी के पास सोना है, बी के पास क्या है, सोना है। अब कैसे होगा बात, अब देखिए अब कैसे होगा। ये सोना चाहिए इनको, तो ये सोना दे देगा चावल वाला को, सोना दे देगा चावल वाला को। ठीक है, तो ये अपना चावल ले लिया, सोना दे दिया। इसके बदले में सोनू को भी कुछ चाहिए होगा, और ये क्या होगा, सोनू को भी चाहिए, और ये जो है मदन लाल भैया से कुछ ले लेंगे। अब कुछ ले करके इसको फिर डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, सोना। तो आपने देखा कि ये डायरेक्ट नहीं मिल पाता, लेकिन रुपया में सब लोग मान जाते हैं भैया, सबको दे सकते हैं। मान लीजिए हमको से कोई चीज खरीदना है, रुपया दीजिए सामान ले जाइए, तो ये चीजें आसान हुई। तो पहला तो आपने समझा कि कैसे दोहरे संयोग नहीं, इसमें कठिनाई होने लगी। मूल्य के समान मापक का अभाव होने लगा। जैसे किसी चीज का दाम लगाना है तो आसान नहीं था। जैसे एक गाय में कितना बकरी देना है, एक गाय में कितना मन घी देना है, एक गाय में कितना अनाज देना है, या एक बकरी में कितना क्या देना है, इसका जो है अनुमाने लगा के काम चलता था। तो मूल्य का जो है मापन नहीं हो पाता था। अगला है मूल संचय। मूल संचय क्या होता है भैया? मूल संचय का मतलब होता है कि चीजों को हम अगले पीढ़ी के लिए जमा के रखे। जैसे हमने कमाया 3-4 करोड़ रुपया और एकदम मस्त मौला होकर के, ठीक है, तो 3-4 करोड़ रुपया कमाया, क्या हम ऊपर लेके जाएंगे कि कहेंगे बांध दो, हम ऊपर लेके चल जाएंगे? वो अपने पीढ़ी वाला के लिए रख देंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, किसी को ब्याज के रूप में दे देते हैं कि बेटा हमारा भंजा भजा के खाते रहेगा। तो ज्यादातर हम लोग बैंक में सेफ जो है, बैंक में सेफ रहता है, तो हम लोग बैंक में देते हैं। तो रुपया तो दे देते हैं, लेकिन सोचिए कि हमारा गाय है और गाय बैंक में घुसा के रखेंगे, भाई 20 साल रखेंगे तो गाय बुढ़िया हो जाएगा। कोई फल है उसको रखेंगे, अब फल को अगर रखेंगे तो वो सड़ जाएगा, है कि नहीं है, सड़ जाएगा। तो इस तरीके से दिक्कत आने लगी संचय में।
वस्तु को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। अगला है सह विभाजन का अभाव। भैया सह विभाजन का अभाव नॉर्मली समझिए, हमारे पास एक गाय है और उसमें 3 बकरी मतलब 4 बकरी के बराबर एक गाय का दाम है, ऐसा मानिए। लेकिन क्या है कि 4 बकरी जो हमको चाहिए वो एक आदमी के पास 4 बकरी नहीं है, 4 आदमी के पास 4 बकरी है। अब क्या करिएगा, वही गैया को काट के पुछड़िया वाला भाग उसको दे दीजिएगा, उसके बाद बीच वाला भाग उसको दे दूसरे को दे दीजिएगा, तीसरे को चौथे को, इसे काट काट के बुकनी बना के दीजिएगा क्या? और बताइए क्या वो काटने के बाद आपका गाय 4 को गाय में बढ़ जाएगा? कहेंगे भैया नहीं। तो दिक्कत यहां भी आने लगी कि सह विभाजन नहीं किया जा सकता, मतलब काटा नहीं जा सकता। अगला आया मूल्य हस्तांतरण की समस्या। सबसे बड़ी समस्या कहां आई? सबसे बड़ी समस्या आई कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो अपनी सारी चीजें बेच बेच करके जाने लगे और उस मौका में उसका दाम कम, उसका जो चीज है कम में बिकता, और जहां पर जाता वहां पर उनको ज्यादा चीजों के बदले ज्यादा चीज मिलती। तो ये समस्या जो है यहां पर आने लगी। ये टोटल समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसके कारण हम लोगों को एक नया रास्ता खोजना पड़ा और हम लोगों ने मुद्रा के बारे में जानकारी ली, उसका आविष्कार किया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मुद्रा के बारे में। आपने समझा कि मुद्रा क्या है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है के आर्थिक क्रिया। या मुद्रा अर्थव्यवस्था का क्या है? धड़कन नहीं, दिल नहीं है, हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह जरूर है, ऐसे परिभाषा दे दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य बहुत आसान है मेरे भाई, एक इसके लिए गाना है। मुद्रा के हैं कार्य 4 महान। मुद्रा के कार्य 4 महान। एक है माध्यम, दूसरा है मापन, उसके बाद संचय, भुगतान। ठीक है, मुद्रा के यहां पर लिख लीजिए, मुद्रा के 4 कार्य महान। 4 कार्य महान। 4 कार्य महान कौन कौन? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। भुगतान। तो आपने एक गाना गाना है कि मुद्रा के हैं कार्य 4 महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ये जो है ये इनके जो है क्या है? इनके क्या है? कार्य है। चलिए, लेकिन इनसे आगे भी चीजें हैं, ये तो शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हैं। 4 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे कार्य हैं। जैसे विनिमय का माध्यम है, हम लोग मुद्रा दे करके कोई वस्तु खरीदते हैं, फिर कोई वस्तु खरीद लेते हैं, या तो हम कोई चीज बेच करके मुद्रा पा लेते हैं, तो यहाँ पर माध्यम हो गया। यहाँ पे मूल का संचय, किसी वस्तु का अच्छा खासा हम लोग दाम लगा सकते हैं। ये निश्चित होता है कि आपने मान लीजिए किसी गाय का 48,000 दाम लगाया आपने, तो कोई और भी 48,000 में ही ले जाएगा, ऐसा अब होने लगा। तो ये मूल्य का भी मापक हो जाए, मापन के रूप में काम होता है। विलंबित भुगतान का मान, ये जो है विलंबित भुगतान के काम में भी आता है। जैसे हमने किसी चीज को मान लीजिए किसी से उधार लिया 10 रुपया का, तो आज नहीं दिए तो कुछ दिन के बाद भी उसको रुपया के रूप में ही देंगे। यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, विलंबित भुगतान के रूप में भी, मूल संचय के रूप में। हाँ बाबू, मूल संचय हमने कमाया ज्यादा, इससे पहले भी बात की हमने। तो अगर हमारे पास रुपया है, अच्छा खासा है, तो हम बचा के रख सकते हैं और लंबे पीढ़ी के लिए बैंक में देंगे, तो बैंक हमको रुपया भी देगा, उसका ब्याजो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूल संचय के रूप में काम करता है। साख का आधार, इससे हम कहते हैं कि इससे प्रेम बढ़ता है। आप किसी को पैसा दीजिए ना, भैया भैया कहने लगेगा, पैसा मना कर दीजिए तो पूछबो नहीं करेगा। तो ये साख के आधार पर एक दूसरे को दे भी देते हैं, तो साख का भी काम ये करता है। आप पे लोग भरोसा करने लगते हैं, अरे भैया आपका तो इज्जत बढ़ जाता, आपके पास पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब समझते हैं कि मुद्रा का किस तरीके से विकास हुआ। पहले था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय सबको पता है, जितनी सारी चीजें हमने बताया। उसके बाद आया वस्तु मुद्रा, वस्तु से मुद्रा, मुद्रा से वस्तु। उसके बाद आया धात्विक मुद्रा। क्या आया? धात्विक। अच्छा जी, यहाँ वस्तु मुद्रा के रूप में ऐसा नहीं होगा, दूसरा होगा कि किसी वस्तु को हम लोग मुद्रा के रूप में जो है मान्यता दे दी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले कौड़ी चलता था। क्या चलता था जी? कौड़ी।
पत्थर, कौड़ी, चमड़ा, सोना के रूप में जो है उसको मुद्रा मान लिया कि भैया जी ये रखो, तू हम इतना चीज ले रहे हैं तुमसे, फिर हम लौटाएंगे तो ये दे देना। तो उसको पैसा रुपया के रूप में काम किया। उसके बाद हमारा आया धात्विक मुद्रा, सोना चांदी के रूप में हम लोग जो है मुद्रा को मान्यता दे दिया। अच्छा जी, मुद्रा का एक बड़ा प्यारा अर्थ भी है। मुद्रा का अर्थ होता है मुहर। मुद्रा का क्या अर्थ होता है? मुहर। जिस पे ठप्पा लग गया मुद्रा वही हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो है वस्तु विनिमय आया, उसके बाद जो है किसी चीज को मुद्रा के रूप में मान लिया, फिर धातु को मुद्रा बनाने लगा, सोना चांदी। तो धातु को याद रखिएगा, धात्विक मुद्रा हो गया। उसके बाद इसमें भी समस्या आने लगी तो हम लोग सिक्का बना लिया। सब जानते होंगे 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 3 रुपया का, सॉरी 3 रुपया का सिक्का नहीं होता, 2 रुपया का, 5 रुपया का। उसके बाद जो है आप लोगों को 10 रुपया का सिक्का देखने को मिलता होगा। आजकल तो 20 रुपया का भी सिक्का देखने को मिल रहा है। साख मुद्रा, साख मुद्रा के रूप में भी देखते होंगे कि बैंक में चेक देता है, कहता है कि ये ले जाओ, ठीक है। तो इसके आधार पे वो आदमी बैंक से पैसा निकाल के किसी को दे सकता है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा अब जो है हम लोगों का 10 टकिया 20 टकिया जो कागज वाला है ना, ये सब पत्र मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि जो नोट है यानी कि रुपया है, ये छापता कौन है? दो चीज समझिएगा। जो कागज, एक सिक्का वाला कागजी नोट है और बाकी सारे जो सिक्के हैं, सिक्का सब, और 1 टका वाला कागजी नोट, ये हमारा केंद्र सरकार जो है बनाता है और उसका वित्त विभाग कार्य करता है। आगे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। अभी हम 1000 भी देते पुराने बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी 1000 नहीं चलता। 1000 का जो है जो कागज वाला नोट नहीं चलता है। ये सब कौन बनाएगा? ये सब बनाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बचत क्या होता है। बचत आप लोगों को नहीं लगता है कि हमने जो कमाया और उसको जो खर्चा किया उसके बीच में कुछ बचेगा? जैसे हमने मान लिया कि 100 रुपया हमने कमाया और हमने 80 रुपया खर्चा किया, तो उसके बाद शेष फल जो बचेगा 20 बचेगा। इसी को हम लोग कहते हैं बचत। बचत का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा तुरंत। बचत आय तथा व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। वीडियो रोक रोक करके लिख लीजिएगा। आय तथा व्यय के अंतर को, आय में से व्यय को घटाने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग बचत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बचत उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप लोग लिख लिए। अब हम लोग समझते हैं कि साख का आधार क्या है, कैसे आप पे भरोसा करेगा। साख का मतलब होता है या तो विश्वास या तो भरोसा। आप पे कैसे भरोसा किया जाएगा? तो आइए, आप पे विश्वास रहेगा किसी को तो साख बढ़िया रहेगा। आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर बढ़िया रहेगा तो भरोसा बनेगा। यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा उसके आधार पे। चुकाने की क्षमता, अगर आपको पैसा दिया जाए, आप लेके फरार हो गए तो अगले बार से क्या देगा आपको? कोई नहीं देगा। तो चुकाने का क्षमता भी आप में होनी चाहिए। आगे होनी चाहिए पूंजी व संपत्ति। आपको देखिएगा ना, कर्जा भी उसी को मिलता है जिसके पास पहले से धन संपत्ति है। कि अगर ये आदमी नहीं देगा तो इसके घर पे चढ़ के एक घर को नाश कर देंगे और फिर पैसा ले लेंगे। तो आपके पास पैसा पहले से होगा ना, तभी आपको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ऋण की अवधि, अब केकरो से मांगे कि हम 50 साल के बाद दादाजी हम लौटाएंगे, बाबूजी हम 50 साल के बाद, आपको नहीं देगा। आप कहिए ना दू महीना में लौटा देंगे, अरे बाबूजी हमारा 50,000 1 लाख लेगा, इतना है, क्योंकि उसको ब्याजों मिलता है। तो आप लोगों को ऋण की जो है अवधि अगर कम होता है तो उस पर आपको भरोसा ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा तो फिर भरोसा नहीं होगा, वो पैसा नहीं देगा। आगे आते हैं कि साख पत्र के रूप में क्या क्या आता है। चेक आता है, साख प्रमाण पत्र आता है, प्रतिज्ञा पत्र आता है, यात्री पत्र आता है। चेक क्या होता है? बैंक द्वारा दिया जाता है और वो कहा जाता है कि आप मान लीजिए हमारा खाता है और हमारे खाता में कुछ पैसा है, तो हम चेक कटवा के आपको दे देंगे कि हमारे खाता से आप निकाल लिया जाए, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। अगला क्या होता है? साख प्रमाण पत्र, ये भी इसी टाइप का होता है। प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र जो बैंक वादा करता है, एक पत्र निकाल के देता है, आपसे वादा करता है कि इतना दिन में आप लोगों को इतना ब्याज देने का हम लोग काम करेंगे, ये बैंक करता है। यात्री पत्र, आप कहीं जाते हैं ना तो बैंक आपको एक पत्र देता है कि आप सफर करिए और किसी भी बैंक से आप में राशि जो जमा है वो निकाल लीजिएगा। ये यात्री पत्र है और ये भी आपके भरोसे के आधार पर ही दिया जाता है। आपको बैंक पे भरोसा होता है तो ही ये सारी चीजें करते हैं। चलिए, तो ये टोटल जो है हम लोगों का
मुद्रा, बचत और साख का जो है कंसेप्ट था। आप लोग दोस्त बताइएगा हमारी मेहनत कैसी लगी, आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास। जो उम्मीद तो यही करेंगे, आप लोग कमेंट में आकर के सारी चीज बताएंगे ताकि हम मोटिवेट हो और अगला क्लास आप लोगों के लिए ले करके आते रहें। बाय, टेक केयर।